Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106, or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं ताजा खबरों को लेकर अर्थ जगत से। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित और पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 23314444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद, वेलकम। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और मेरे सभी श्रोताओं को मार्केट मंत्रा के मास्क पहन के अभिनंदन। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। GST Council reduces tax on COVID-related medicines and equipment. Global oil prices jump for the third straight week. Goldman Sachs sees Brent prices to reach $80 this summer. And G7 nations plan big global infra projects to counter China's multi-trillion-dollar Belt and Road Initiative. वस्तु और सेवा कर परिषद ने कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा और उपकरण पर लगने वाले कर को घटाया। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लगातार तीसरे सप्ताह बढ़े। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि गर्मी के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 तक पहुंच सकती है। और G7 देशों ने चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना के जवाब में बहुत बड़े स्तर पर वैश्विक इंफ्रा परियोजना शुरू करने का फैसला किया। वस्तु और सेवा कर परिषद ने आज मंत्री समूह की ओर से कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि एंटी फंगल दवाई एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवाई टोसिलीजुमैब को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के गंभीर मामलों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि एंटीकोगुलेंट हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताई गई कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दूसरी दवाइयों पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी परिषद मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कोविड परीक्षण किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने वाले उपकरण और हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते होंगे। इन पर जीएसटी की दर 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है। विद्युत और गैस के माध्यम से होने वाले शवदाह पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने इन सभी छूट को इस वर्ष सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ये जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक थी। पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मंत्री समूह का गठन किया गया था। मंत्री समूह ने अपने गठन के 8 दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। Sharad, the markets are reacting very positively to the vaccination drives that are happening worldwide, and now this is a positive step which is going to bring in positive sentiments to the market. Absolutely, Rajesh. This was the need of the hour, and
one thing which our listeners would like to understand, I mean, there were a lot of people after the council meeting finished. I was following it up very closely on Twitter and other places. So I found that a lot of people were asking why haven't these items been made to zero tax or exempt? Why they were supposed to be exempt, because they are absolute necessity at this point of time. So I think we need to clarify that, when you make something exempt, there is something called input tax credit, which you cannot claim. I mean, the people who are manufacturing, they cannot claim. And if they cannot claim, then what happens is then the cost of these products will become more expensive. So it's a very unique phenomena, mathematics, which is hidden behind the GST formula. Absolutely welcome move, and I think it was quite expected from the group of ministers who had given the recommendations. And I'm glad that the GST Council has accepted all the recommendations of group of ministers, and I think the drugs will be much more reasonable now. They will be within reach of most of the people in the country, and I think people should appreciate the step that they don't have to shell out a lot of money to buy this stuff. आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ हैं लक्ष्मीपत कोठारी जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार मनोज जी, मार्केट मंत्री टीम को मेरा बहुत बहुत बधाई हो। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और कॉलेज जी की तो बात ही क्या है, हम तो फोन के लिए तरसते हैं, आज मिल गया बहुत जल्दी। नमस्कार जी, धन्यवाद। मेरा सवाल ये कॉलेज जी कि ये तो नया इनकम टैक्स का पोर्टल चालू किया है 7 तारीख से। हाँ जी, ये इसको आपकी नजर में ये कैसा है? हमारा अनुभव तो बता रहा है कि ये बहुत ही दिक्कत पैदा कर रहा है, और सबमिट तो हो ही नहीं रहा है रिटर्न, और फुली फिल डाटा भी नहीं आ रहे हैं, टीडीएस की नोट वगैरह नहीं आ रही है। ये कैसे होगा? ये क्या आपका कोठारी साहब, आपने जो बात कही बिल्कुल जायज है, और अगर आपकी एक अंग्रेजी में वर्ड होता है रेजोनेंस, उसका मतलब होता है कि आपकी आवाज के साथ मिलके, बल्कि जो वित्त मंत्री महोदया हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, जब ये लॉन्च हुआ था 7 जून 8 जून को, तो आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया। सरकार ने इसको आउटसोर्स किया हुआ है निजी आईटी कंपनी को, हम यहाँ नाम नहीं लेते। तो उस कंपनी, देखिए एक अंग्रेजी में टर्म होता है कोठारी साहब, आप तो बहुत जानकार हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, जिसको हम बोलते हैं टीथिंग ट्रबल्स। बच्चा जब नया पैदा होता है तो अपना जब दांत आने लगते हैं ना उसके, तो उसका कभी पेट खराब हो जाता है, कभी सिर दर्द, बच्चा रोता है, तो कुछ वैसा ही है ये। क्योंकि नया पोर्टल जब भी आपको याद होगा, जब इनकम टैक्स पहली बार डिजिटाइज हुआ था, जब पहली दफे ये सारा प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक बनाई गई थी, तब भी ये दिक्कतें आई थी। और धीरे धीरे करके, तो मुझे उम्मीद है आपकी बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अभी इसमें रिटर्न पूरी तरह से फाइल नहीं हो पा रही। फीचर्स बहुत सारे हैं इसमें, वीडियो फीचर है, इंटरैक्टिव फीचर है, इंस्टेंट प्रोसेसिंग की सुविधा दी गई है, और बहुत सारे बटन सब बनाए गए हैं, एक डैशबोर्ड बड़ा अच्छा बना दिया गया है, कुल मिला के बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कोठारी साहब, हम एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए कुछ दिन में ये समस्याएं समाधान हो जाएंगी। और एक अच्छी बात यह है कि आपके पास रिटर्न फाइल करने का समय इस बार अभी 30 सितंबर तक है, तो आज हम 12 जून में बैठे हैं। अभी कोठारी साहब बहुत समय है, और उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, और उसको लेके बहुत चिंता वित्त मंत्रालय में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। 24 घंटे मुझे ये भी पता लगा है कि पूरी आईटी की टीम इस पे काम कर रही है, और बहुत एम्बैरेसिंग होता है जब आप लॉन्च करते हैं कोई नई चीज और वो नहीं चल पाती। तो आपकी बात के साथ सहमत होते हुए, मैं आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए, मुझे उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, और आपको जितने भी इसमें नए फीचर्स डाले गए हैं, आपको बाकायदा वो देखने को मिलेंगे। आप हमें फोन करके बताइएगा जब ये पूरी तरह से दुरुस्त हो जाए, तो हमें प्रसन्नता होगी जब आप ये कहेंगे कि अब ये पूरी तरह से चल रहा है। धन्यवाद। From Bhopal, we are joined in by Shankar. Shankar, we welcome you. Please ask your question. कोहली जी नमस्ते। नमस्कार शंकर। मेरा सवाल सर, ये लोग कहाँ से टीसीएस और टीडीएस चीजें सीख के आते हैं, जो इनकम टैक्स वाले इतने होशियार समझते हैं? ये और कोई सी देशों में लगती है आसपास के, अमेरिका वगैरह में टीसीएस टीडीएस? अभी हम लोग अगर किसी बच्चे को बाहर पढ़ाना बेचना चाहते हैं तो टीसीएस लोन काट लेते हैं, पैसे काट लेते हैं 5%, जबकि जो आदमी 10 साल से टैक्स भर रहा है उसको क्यों ये मतलब ये एक ही झाड़ू से सबको क्यों खींचते हैं, जब उनको मालूम है कि जो 10 साल से भर रहा है वो तो भरेगा टैक्स। जो नए हैं उनके लिए हम लोग सब लोगों को पनिश क्यों करते हैं सर? ये आपके माध्यम से मैं एक निर्मला मैडम के और उनके लोगों को ऐसे पहुंचाना चाहता हूँ कि टीसीएस ऐसी चीजें सब पे ना लगाएं, कम से कम जो 10 साल से भर रहे हैं उन पे ना लगाएं। थैंक यू। देखिए शंकर जी, मुझे तो आपके प्रश्न करने का जो तरीका था, आपने शुरू में कहा ये कहाँ से सीख के आते हैं, वो बड़ा मजेदार लगा। देखिए टीसीएस और टीडीएस जो होता है, ये
पहली बात तो आपको ये बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में लगाया जाता है। इसका नाम फर्क होता है। मैं उदाहरण के तौर पे इसको यूके में बोलते हैं पे एज यू गो, PAYG, और किसी किसी देश में पे एज यू अर्न। तो TDS TCS का देखिए इसका मुख्य पर्पस क्या है, ये आपके ऊपर लगता है आपको परेशानी होती है, हम इस बात से संवेदना रखते हैं, पर इसका पर्पस ये है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस क्या हो रहा था शंकर जी भारत में, जो कि इनकम टैक्स के रेडार में नहीं आते हैं। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि सैद्धांतिक है आयकर के अधिनियमों के अंतर, सैद्धांतिक ये है कि जो TCS और TDS होता है वो एक एड हॉक डिडक्शन होती है, मतलब वो एक टेम्परेरी होती है कुछ समय के लिए। बाद में जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं शंकर जी, तो आप उसका बाकायदा क्रेडिट लेके, और अगर वो फालतू बन रहा है तो आपको उसका रिफंड भी मिल जाता है। तो TDS और TCS का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स के रेडार में पकड़ में आने मुश्किल होते हैं या इनकम टैक्स को उनको ढूंढ के निकालना पड़ता है, TDS और TCS होने से वो ट्रांजैक्शंस अब इनकम टैक्स के रेडार में रहते हैं, कुछ परसेंटेज काट ली जाती है और बाद में आपको उसकी जवाबदेही देनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता होगा TCS और TDS जब करता है तो एक फॉर्म 26AS होता है, उसमें वो पैन नंबर के जरिए रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो किसी भी करदाता को, आप तो शंकर जी एक ईमानदार और बहुत अच्छे करदाता हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि सभी करदाता इतने ईमानदारी से कर नहीं देते हैं भारत में। तो उन लोगों पे चेक रखने के लिए, उन लोगों को रेडार में रखने के लिए सरकार को निरंतर ऐसे नियम लाने पड़ते हैं जो कि लोगों के ट्रांजैक्शंस बच के ना जाने पाए, उनकी नजरों से ना बच पाए। तो इसलिए आप इस बात को स्वीकार करते हो, आप पुराने टैक्स पेयर हैं, पर ऐसे आप सिलेक्टिव बेसिस पे ये नियम नहीं बनाए जा सकते कि कुछ लोगों के लिए TCS कटे, कुछ लोगों के लिए ना कटे। वो एक बहुत कठिन हो जाएगा, उसको किया जा सकता है पर वो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए अक्रॉस द बोर्ड यूनिफॉर्मली सबके ऊपर लगा दिया जाता है। तो आपका फालतू कट गया है शंकर जी, आप रिफंड लीजिए। अब तो नया पोर्टल आ रहा है और उसमें रिफंड बहुत जल्दी मिला करेगा, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। कट गया है तो आप उसका रिफंड लीजिए अगर फालतू है। आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ हैं रतन मित्रा साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी आप हेलो सर, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। सर मैं रतन मित्रा बोल रहा हूँ सर, कोलकाता से। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा पास तो एक कंपनी का ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं दूसरा कोई और एक कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट खोल सकता हूँ सर? मित्रा साहब, हम आपको खुशखबरी देते हैं, आप जितनी मर्जी ब्रोकर्स के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारे मैं ऐसे निवेशकों को, ट्रेडर्स को जानता हूं जिनके 4-4, 5-5 ब्रोकर्स के साथ अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट है, जहां पर आपको सर्विस अच्छी लगती है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि एक ही डीमैट अकाउंट में बहुत सारी सिक्योरिटीज नहीं रखते, तो एक अंग्रेजी में जो कहावत होती है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, मतलब वो उसको फैला के थोड़ी थोड़ी सिक्योरिटीज अलग अलग डीमैट अकाउंट में रखते हैं। जी हाँ, जैसे आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, इसी प्रकार आप अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के साथ डीमैट अकाउंट और अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर खोलिए और जरा ध्यान से ट्रेडिंग करेगा, ये हम सलाह जरूर देंगे आपको। Jitendra from Jaipur joins us now. Jitendra, we welcome you. जितेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। I think he's... जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं जितेंद्र, सवाल पूछिए। सर मैं विकास बोल रहा था। अच्छा विकास हाँ जी विकास जी बताइए। स्वागत आपका। सर, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल टू इन्वेस्टिंग? हाउ कैन आई मिनिमाइज माई रिस्क व्हेन आई इन्वेस्ट? Vikas, that's a very good question. What is the most important rule of investing is that you must invest always. एक आपने, अगर आप, if you have heard of National Stock Exchange, तो उनका एक मोटो है which says सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो if you look at this motto, इसमें करीब करीब सारा आ जाता है। पहले तो you must research, you must always do not invest by hear and say advice। आप अपना independent judgment use करके you must always research. Then try and understand what this investment is all about. You must understand your investment goals, that do you want it for long-term retirement planning? Do you need it for short-term planning? Do you need regular income? Do you need growth in your investment? So you need to analyze this. Then you should always be very informative also. That is, try and gather information about investment. मैंने देखा है लोग इधर उधर से सुन के बिना जानकारी हासिल किए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, कल को उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ और निकल आती है। तो आप अपने गोल्स समझें। कहने का मतलब ये है, आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपका पर्पस क्या है, क्या आप शादी ब्याह के लिए करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम चाहते हैं,
रिटायरमेंट के लिए आप कुछ चाहते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करें. पर आई वुड सजेस्ट विकास दैट इफ यू कैन, दिस वाज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, बट इफ यू हैव सम पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन माइंड, प्लीज डू नॉट हेजिटेट नेक्स्ट टाइम टू कॉल अस कि आप किसी प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, कहीं भी आप गोल्ड में, आपको दिमाग में अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो आप दिल खोल के अगली बार पूछेगा तो आई कैन बी मोर स्पेसिफिक इन आंसरिंग योर क्वेश्चन, बट जनरली आई हैव ब्रीफ्ड इट. जितेंद्र जी हमारे साथ लाइन पर हैं. विकास जी बीच में आ गए थे. जितेंद्र जी का स्वागत है जयपुर से. स्वागत आपका, सवाल पूछें. हाँ सर, पहले तो धन्यवाद, आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, एक छोटे निवेशकों को बहुत अच्छा राय देते हैं. मेरा 2 प्रश्न है. पहला प्रश्न सर ये है कि क्वालिटी स्टॉक और क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे पिक करते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर और प्रमोटर और पब्लिक का, तो उसमें कैसा उसका फिगर रहने से समझेंगे कि ये बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है. देखिए जितेंद्र जी, आपने पहली बात पूछी कि क्वालिटी स्टॉक और क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे पहचानेंगे. तो क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी मैनेजमेंट, आप ये सोचिए कि कहाँ से निकल के आता है. वो कंपनी में से निकल के आता है. तो आप अगर कंपनी, आपके इनफैक्ट दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हैं, एक ही क्वेश्चन है, आपने एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से मैं कहूंगा कि आपने पूछा है. तो अगर आप क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी मैनेजमेंट और पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, आप कंपनी के बारे में देखें. कंपनी के बारे में जितनी भी जानकारी होती है, मैं आपको बता दूं जितेंद्र जी, वो सार्वजनिक होती है. एक एमसीए की वेबसाइट होती है, आप उसमें जाएं, कुछ थोड़ी बहुत उसकी फीस होती है, 50-100 रुपए आप जमा कराएं, आप कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह को देख सकते हैं, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनीज होती है, वो पब्लिक डोमेन में जिसको हम कहते हैं होती है. तो आप देखें कि कंपनी, मैं आपको 3-4 पैमाने बता देता हूं मोटे मोटे, जिससे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा. पहले आप देखें कि कंपनी जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करती है, क्या वो सर्विस या प्रोडक्ट आगे आने वाले समय में अच्छा तरक्की करेगा, अच्छी उसमें ग्रोथ है, वो बिकता रहेगा. दूसरा आप देखें कि कंपनी जो खर्च करती है, क्या वो जरूरत से ज्यादा खर्च करती है. इन 2 चीजों से आपको कंपनी का मुनाफा निकल आएगा, जिसको हम बॉटम लाइन कहते हैं. तो अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छा. दूसरा आप एक चीज और देखिए कि पिछले आने वाले वर्षों में, पिछले 4-5 साल में क्या कंपनी के मुनाफे में और कंपनी की टॉप लाइन, जिसको हम सेल्स कहते हैं, बिक्री कहते हैं, उसमें इजाफा हुआ है कि नहीं, क्या वो बढ़ रही है कि वो घट रही है, वो एक ही स्तर पे खड़ी हुई है. फिर आप एक चीज और दे सकते हैं कि वो किस सेक्टर की कंपनी है. जैसे आजकल के उदाहरण के तौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनका बोलबाला है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज का बोलबाला है. जब लॉकडाउन था तो एफएमसीजी कंपनीज का बोलबाला था. तो आप देखिए कि उस परिस्थिति में वो कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विस है, उसका सेक्टर कैसा कर रहा है ओवरऑल. जैसे आजकल स्टील और मेटल्स का बोलबाला है, तो ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं. तो उस सेक्टर की भी स्टडी आपको एक दफे जरूर करनी चाहिए. अगर ये सब चीजें आप देख रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट के बारे में और आपको स्टॉक के बारे में, पैटर्न के बारे में खुद ब खुद उत्तर मिल जाएगा. तो मैंने आपको एक ऐसा तरीका बता दिया कि आप धागे को उस सिरे से ना पकड़ के आप अगर दूसरा सिरा पकड़ेंगे तो वो सिरा आपके अपने आप हाथ में आ जाएगा. और सोच कर करिए, समझ कर करिए, पूरे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनिए. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और एक मध्यम से लंबी अवधि के इन्वेस्टर बनिए. मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इन्वेस्ट करके मार्केट में अपने हाथ जलाकर और फिर पीछे हट जाते हैं. पर जो लोग 6 महीने, साल, 2 साल इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा ही विनर्स बन के आते हैं. तो आप इस प्रकार इन्वेस्ट करिए. कोई शंका हो दोबारा हमारे पास आइएगा, हमें बहुत खुशी होगी आपको मुनाफा कमवाने में. Himanshu from Noida is with us. We request you to stay with us as we tell you that the global crude oil prices rose for the 3rd straight week on an improved outlook for worldwide demand as rising COVID-19 vaccination rates help lift pandemic curbs. Brent crude oil futures rose 1% during the week to settle at $72.69 a barrel after reaching its highest level since May 2019. U.S. crude surged nearly 2% to end at $70.91 a barrel, settling at its highest level since October 2018. The International Energy Agency said in its monthly report that the OPEC and allies known as OPEC Plus would need to boost output to meet demand set to recover to pre-pandemic levels by the end of 2022. The U.S. investment bank, Goldman Sachs, said it expects Brent crude prices to reach $80 per barrel this summer as vaccine rollouts boost global economic activity. नोएडा से आमंत्रित करना चाहेंगे अब हम हिमांशु जी को. हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत आपका. सवाल पूछिए.
हाँ जी सर, सवाल मेरा ये है कि जैसे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम है एंड उसमें मिलियंस ऑफ जॉब्स आ सकते हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग जो है वो इंडिया में इतनी स्लो क्यों है? पोस्ट 2021 क्या हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हिमांशु जी, बहुत आपने देश हित का सवाल पूछा है। आर्थिक सवाल तो है ही है। देखिए, आपको मुझे लग रहा है जानकारी, मैं आपकी जानकारी को अपडेट कर देता हूँ। आपको ये जान के हैरानी होगी, शायद आप हो सकता है कि न्यूज से टच में ना रहे हो। आप अगर पिछले 1 साल में देखें, जब से कोरोना आया है और आज तक, मेरे ख्याल डिफेंस मिनिस्ट्री ने और भारत सरकार ने अनेकों निर्णय लिए हैं, जहां पर न केवल आपको याद होगा 43,000 करोड़ के तेजस विमान यहाँ बनाने के, अभी सबमरीन्स बनाने का भारत में हुआ है, और वायरलेस इक्विपमेंट हैं, रेडार्स हैं, जितने भी ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स हैं सब भारत में बन रहे हैं। भारत सरकार के जो संस्थान है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, ITI है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार, इसके अलावा निजी कंपनियां भी जिनकी हम इसमें नाम नहीं लेते, उन सब कंपनियों को भर भर के भारत सरकार ऑर्डर दे रही है। और आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत 2 क्षेत्र अगर सबसे ज्यादा जिनको लाभ मिला है, पहला है मेडिकल इक्विपमेंट कोरोना से संबंधित, चाहे PP किट्स हो, मास्क हो, वैक्सीन हो, और दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है वो डिफेंस का रहा है। तो अब आपको हैरानी होगी, भारत जो कि एक समय कुल आयात करता था विदेशों से, आज भारत इस पोजीशन में है, इस परिस्थिति में है कि वो यहां से डिफेंस इक्विपमेंट निर्यात कर रहा है। तो आपको, आपकी जानकारी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, पर आपकी जानकारी को मैं अपडेट कर रहा हूं कि अब सिचुएशन बदल चुकी है। आज भारत, और आप देखेंगे चंद वर्षों में जिस स्पीड से ये आत्मनिर्भर अभियान डिफेंस क्षेत्र में चल रहा है, आप देखेंगे कुछ सालों में दुनिया भर के देश भारत की तरफ देखेंगे अपने डिफेंस की नीड्स पूरा करने के लिए। धन्यवाद। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं RS दहिया। दहिया साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। तो सूरज जी से मेरे 2 क्वेश्चन हैं। हाँ जी दहिया साहब, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ वी सेल सम शेयर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स, हाँ जी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाउ टू गेट द रेट्स ऑफ द शेयर्स एज ऑन 31 January 2018 and also the NAV on that date of mutual fund schemes? That is one question. Second is that in case a fund manager of AMC does not cross the benchmark in performance, the AMC should not charge any expense from the investor. Now, I asked this question earlier also on in the Market Mantra, but I did not get satisfactory answer. Through you in various forums, I want to request, please send the feedback from the investor point of view to SEBI and to Ministry of Finance that the AMC cannot charge the expenses from the investor if the performance... Okay, Mr. Dahiya, we've understood your question. Please... Mr. Dahiya, let me try and answer your question. Your first question is regarding mutual fund long-term capital gain, and you wanted to know as on 31st January. I think this date is relevant to, there was something called grandfathering provision which was introduced in the budget in that year, that you were allowed grandfathering when long-term capital gain was imposed. So I think this information, Mr. Dahiya, is very much available online. If you go to any website of either stock exchange or even brokers have this information, they will give you in fact both the answers to both your questions. जो आपने पहले म्यूचुअल फंड का NAV पूछा, NAV of mutual funds is also, in fact mutual funds have developed app. आप उस ऐप पे जाएंगे and you can find NAV of any mutual fund which they are running on any date straight away. आप you just need to download that app. जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है, आप उनका भी ऐप अवेलेबल है, इंडिविजुअल AMCs भी इस ऐप को रन करती है, वहां आप NAV you can find out. On long term capital, I told you grandfathering provision, the rates are available very much online. You just have to type grandfathering to 2018. You can also find these rates on stock exchange database. That is your first question. Your second question, I remember you asked this question earlier also, that if they do not meet the performance levels, they should not be charging expenses. Unfortunately, this is a matter related to policy, Mr. Dahiya. And, this is not a forum, let me clarify, where we raise our voice to make the government reach. This is, we are on Prasar Bharati, we are on FM Gold. So we are here to give you information, we are here to give you advice.
But I think if you want to raise your thing, you've got other forums where you can probably raise this concern. Your concern may be valid. Yes, if mutual fund doesn't perform, it should not be debiting expenses. I may be agreeing to that in principle, but maybe I think Rajesh and Manoj will agree with me. This is not a right forum where we can voice our concern to the government. Okay, Harish from Mumbai, please stay with us as we tell you that the Group of Seven will seek to rival China's multi-trillion-dollar Belt and Road Initiative by announcing a global infrastructure plan to help developing nations. According to a senior U.S. official, the G7 is trying to find a coherent response to the growing assertiveness of China. Leaders of G7 want to use their gathering to show the world that the richest democracies can offer an alternative to China's growing clout. The U.S. official said that until now the West had failed to offer a positive alternative to the lack of transparency, poor environmental and labor standards, and coercive approach of the Chinese government that had left many countries worse off. China's Belt and Road Initiative is a multi-trillion-dollar infrastructure scheme that China launched in 2013 involving development and investment initiatives that would stretch from Asia to Europe and beyond. More than 100 countries have signed agreements with China to cooperate in BRI projects like railways, ports, highways and other infrastructure. मुंबई से हमारे साथ हैं हरीश नायक. हरीश जी अपना सवाल पूछें. स्वागत है. हेलो. हाँ जी. मैं हरीश नायक. गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. छोटा सा क्वेश्चन है मेरा. ये अपना जो इसके व्हाट यू कॉल अपना मुझे लग रहा है आप सवाल बोल रहे हैं. नहीं, ब्रिक्स बैंक का अभी क्या पोजीशन है चाइना में आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन? देखिए ब्रिक्स बैंक का, बिकॉज ब्रिक्स जब बना था, जिस समय बना था, आपको ब्रिक्स पता ही होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से मिलकर बनता है. पर अभी ये कोरोना के बाद, हरीश जी आपने जिस अंदेशे से सवाल पूछा है वो अंदेशा आपके दिमाग में ठीक है, क्योंकि चाइना का थोड़ा सा जो पोजीशन है दुनिया भर में और खासकर भारत, ब्राजील और अन्य देशों से लेके मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं नजर आ रहा है. ब्रिक्स बैंक बिल्कुल बना हुआ है और अभी भी वो अपना काम जरूर कर रहा है, पर उसकी जो उन्नति है, उसकी जो ग्रोथ है, वो उस रफ्तार से अब पता नहीं हो पाए कि ना हो पाए. चीन को अपना जो पोजीशन है वो स्पष्ट करनी पड़ेगी दुनिया भर के सामने. बहुत बदलती, बहुत डायनेमिक परिस्थिति है हरीश जी इस समय. अभी देखा हमने G7 देश मिले, वहां उन्होंने चाइना के खिलाफ जो वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं उस पर जोर दिया है और बहुत सारी बातें दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल लेवल पे चल रही हैं. तो हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए जो बैंक जिस मंशा से बना था उस मंशा को पूरी करता रहे. पर फिलहाल बैंक चल रहा है और बैंक अपना काम कर रहा है, पर उसका जो जिस रफ्तार से उसको आगे बढ़ना चाहिए था इस कोरोना के बाद मुझे लग रहा है वो बात अब पहले वाली नहीं है. In the U.S., the Dow Jones Industrial Average rose 13 points to 34,480. The S&P 500 gained 8 points or 0.2% to 4,247. And the Nasdaq Composite added 49 points or 0.4% to 14,069. For the week, the S&P and the Nasdaq advanced while the Dow posted a small weekly loss. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट RBIA संबंधी नियमन प्रणाली अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर भी लागू होंगी. केंद्रीय बैंक ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक आकार वाली सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर यह व्यवस्था प्रभावी होगी. उन्हें अगले वर्ष 30 जून तक इस नियमन के दायरे में खुद को लाना है. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, सभी श्रोताओं को मेरा फिर से. And before we close the headlines, GST Council reduces tax on COVID-related medicines and equipment. Global oil prices jump for the third straight week. Goldman Sachs sees Brent prices to reach $80 this summer, and G7 nations plan big global infra projects to counter China's multi-trillion-dollar Belt and Road Initiative. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.